ये कहानी है यूनिक्रॉन नाम के एक प्लैनेट ईटिंग मॉन्स्टर की, जो गैलेक्सी में घूम घूम कर अलग अलग प्लैनेट्स को खाया करता था। यूनिक्रॉन साइज में लगभग किसी प्लैनेट के बराबर ही था और जैसे जैसे वो अपनी भूख मिटाता था वो और भी बड़ा होता जाता था। इतना पावरफुल होने के बाद भी यूनिक्रॉन की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी कमजोरी थी। उसकी भूख कभी शांति नहीं होती थी और उसे एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक पहुंचने में सालों लग जाते थे। पर एक दिन उसे एक ऐसी टेक्नोलॉजी मिलती है जिसकी मदद से वो स्पेस में एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में बड़ी आसानी से ट्रैवल कर सकता था, जिसका मतलब ये था कि वो जितने चाहे उतने प्लैनेट्स को खाकर अपनी भूख मिटा सकता था। हम देखते हैं कि वो टेक्नोलॉजी सिर्फ साइबरट्रॉन प्लैनेट के लोगों के पास थी, जिसे वो ट्रांसवॉर्प की कहते थे। साइबरट्रॉन एक हरा भरा प्लैनेट था जहाँ पर रोबोट जैसे जायंट एलियंस रहा करते थे। वो खुद को मैक्सिमस कहते थे और जब उन्हें पता चलता है कि यूनिक्रॉन नाम का एक जायंट मॉन्स्टर उनके प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने वाला है, तो वो ट्रांसवॉर्प की को किसी भी हालत में उनके हाथ नहीं लगने देना चाहते थे, क्योंकि उसकी मदद से वो न जाने कितने और प्लैनेट्स और उस पर बरतने वाले जीवन को बर्बाद कर देता। मैक्सिमस का लीडर एपेलिंक अपने लोगों को उस की को वहाँ से दूर ले जाने को कहता है और ऑप्टिमस को नया लीडर बनाता है, क्योंकि वो उनके साथ नहीं जाने वाला था। हम देखते हैं कि यूनिक्रॉन ने अपने सबसे ताकतवर टेराकॉन स्कर्स को उस की को लाने के लिए भेजा था। एपेलिंक उसे अकेले रोकने की कोशिश करता है, पर स्कर्स उससे बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो एक झटके में उसके टुकड़े कर देता है। वो जिस किसी को भी मारता था उसके बैच को निशानी के तौर पर अपने आर्मर में जोड़ देता था। पर हम देखते हैं कि एपेलिंक की कुर्बानी जाया नहीं जाती, क्योंकि ऑप्टिमस प्राइमल और उसके साथी उस की को लेकर साइबरट्रॉन से भाग गए थे और अब शायद यूनिक्रॉन उसे इतनी बड़ी गैलेक्सी में कभी नहीं ढूंढ पाता। हम देखते हैं कि वो सभी मैक्सिमस और साइबरट्रॉन से टेलीपोर्ट होकर अर्थ पर पहुंच जाते हैं, जो अब से उनका नया घर था। इसके बाद हमारी कहानी शिफ्ट होती है साल 1994 में। यहाँ पर हम नोआ डियाज नाम के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को देखते हैं, जो पहले मिलिट्री के लिए भी काम कर चुका था, पर किन्हीं कारणों से उसे जॉब से निकाल दिया गया, जिसके बाद से वो नौकरी की तलाश कर रहा है। नोआ का छोटा भाई क्रिस एक बीमारी से जूझ रहा था और उसने पिछले 3 महीने से उसके हॉस्पिटल का बिल भी नहीं भरा था, जिसकी वजह से हॉस्पिटल वालों ने क्रिस का इलाज करने से मना कर दिया था। हम देखते हैं कि नोआ पैसे कमाने के लिए कई जगह पर जॉब के लिए अप्लाई करता है, पर उसे कोई नौकरी पर रखने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ हम एलिना नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो म्यूजियम में प्राचीन इजिप्शियन स्टैचू को स्टडी कर रही थी। उसे पता चलता है कि उस स्टैचू का इजिप्ट से कोई लेना देना नहीं, वो तो उससे भी पुराना था। नोआ, जिसे पैसों की बहुत जरूरत थी, वो फैसला करता है कि वो अपने दोस्त के साथ मिलकर एक लग्जरी कार को चोरी करेंगे, जिसे बेचकर नोआ अपने भाई के इलाज के लिए पैसे जोड़ पाएगा। नोआ जिंदगी में पहली बार कोई चोरी कर रहा था, इसलिए उसके हाथ पैर कांप रहे थे, पर किसी तरह वो हिम्मत करके उस कार के पास पहुंचता है और उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। दूसरी ओर एलिना जब उस स्टैचू को स्कैन कर रही थी, तो वो स्टैचू अपने आप ही टूटकर बिखरने लगता है। हम देखते हैं कि उसके अंदर वही की थी जिसे मैक्सिमस कई 100 साल पहले अपने साथ अर्थ पर लाए थे। उसके बाहर आते ही उस की के अंदर से एक लाइट निकलती है। इस लाइट को इंसानों की आंखें देख नहीं सकती थी, पर अर्थ पर कुछ ऐसे एलियंस थे जो उस लाइट को ना सिर्फ देख सकते थे बल्कि उसे महसूस भी कर सकते थे। हम यहाँ ऑटोबॉट्स को देखते हैं। उनका लीडर उस रोशनी को देखकर हैरान था, क्योंकि उसकी मदद से वो वापस अपने प्लैनेट साइबरट्रॉन पर लौट सकते थे। ऑप्टिमस अपने सभी साथियों को इकट्ठा होने के लिए कहता है। वो कई सालों से इंसानों के बीच बाइक्स और कार्स के रूप में छिपकर रह रहे थे, और हम देखते हैं कि जिस कार को नोआ चोरी करने गया था वो भी एक ऑटोबॉट ही था। उसका मैसेज मिलते ही सभी ऑप्टिमस के पास जाने लगते हैं। नोआ, जो उस कार को चोरी कर रहा था, उसी कार के अंदर फंस जाता है। जब वो देखता है कि वो कार अपने आप ही चल रही थी, तो वो बहुत डर जाता है। उसकी तोड़फोड़ की वजह से पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है, पर वो ऑटोबॉट उन्हें चकमा देकर उनके हाथों से बच निकलता है। हमें पता चलता है कि उसका नाम मिराज था और वो अपने असली रूप में आकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। नोआ उसे देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर इतने में वहाँ ऑप्टिमस पहुँच जाता है। जब ऑप्टिमस देखता है कि मिराज अपने साथ एक इंसान को ले आया था, तो वो उस पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उसका मानना था कि ये प्लैनेट उनका नहीं है और उन्हें इंसानों से छुपकर ही रहना चाहिए। ऑप्टिमस को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो की इतने समय से अर्थ पर ही थी, जो उनके घर लौटने का एकमात्र रास्ता था। ऑटोबॉट्स सीधा म्यूजियम में नहीं जा सकते थे, नहीं तो इंसान उन्हें देख लेते। इसलिए मिराज नोआ को उनकी मदद करने के लिए कहता है। अब नोआ ये सब एक बुरा सपना समझकर भूलना चाहता था और वहाँ से भागना चाहता था,
पर मिराज उसे कहता है कि एक बार वो उन्हें वो की लाकर दे दे, उसके बाद वो उसे जैसी कार बनने को कहेगा वो बन जाएगा और फिर वो उसे ब्लैक मार्केट में बेचकर पैसे कमा सकता है। नोआ अपने छोटे भाई के लिए उनकी मदद करने को तैयार था, लेकिन हम दूसरी ओर देखते हैं कि स्कर्ज भी उस की को ढूंढते हुए अर्थ तक पहुंच गया था। जब नोआ म्यूजियम के अंदर जाता है तो उसे वहां पर एलिना दिखाई देती है। उन दोनों में उस की को लेकर बहुत झपटा झपटी हो रही थी, लेकिन तभी उनके पीछे से एक जोर का धमाका होता है और हम देखते हैं कि उनके सामने स्कर्ज खड़ा था। नोआ समझ जाता है कि ये वो नहीं जिन्हें वो जानता है। स्कर्ज उन पर फिर से हमला करने वाला था, पर तभी वहाँ ऑटोबॉट्स आ जाते हैं जो उन्हें ऐसा करने से रोक लेते हैं। ऑप्टिमस प्राइम जब स्कर्ज पर हमला करता है तो उसे एहसास होता है कि स्कर्ज उससे बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसने पहली बार इतने ताकतवर एलियन को देखा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऑटोबॉट्स के अंदर स्पार्क एनर्जी होती है, पर स्कर्ज एंटी स्पार्क एनर्जी से बना था। वो उसे यूनिक्रॉन से मिली थी जो उसे बनाती थी सबसे ताकतवर। स्कर्ज ऑप्टिमस प्राइम को खत्म करने वाला था, पर बम्बल भी उसे बचाने की कोशिश करता है। पर हम देखते हैं कि स्कर्ज एक धारदार ब्लेड को उसकी बॉडी के आर पार करके उसके अंदर की सारी स्पार्क एनर्जी को सोख कर उसे मार डालता है। वो ऑप्टिमस को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर एक मैक्सिमल आता है जो उनकी जान बचा लेता है। स्कर्ज को वो की मिल गई थी, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि वैसे भी उनका प्लेनेट अब खत्म ही होने वाला था। ऑप्टिमस प्राइम बम्बल बी की मौत के लिए खुद को कोस रहा था और सोच रहा था कि उसकी जगह उसे मरना चाहिए था। जिस मैक्सिमल ने उन्हें बचाया था उसका नाम एरेजर था और ऑटोबॉट्स ने पहली बार ऐसे किसी को देखा था जो उनके प्लेनेट से ही था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्कर्ज यूनिक्रॉन को वो की दिखाता है, पर यूनिक्रॉन उसे देखकर बहुत गुस्सा था क्योंकि वो उस पूरी की का सिर्फ एक टुकड़ा था। एरेजर उन्हें बताती है कि ऑप्टिमस प्राइमल ने उस की के 2 टुकड़े किए थे और उसका राज उसी के साथ दफन हो गया, क्योंकि दूसरा टुकड़ा कहाँ पर है वो उसे भी नहीं पता। और तभी एलिना उन्हें कहती है कि शायद उसे पता है कि वो दूसरा टुकड़ा कहाँ हो सकता है, क्योंकि उसने उन स्टैचू पर छपे निशानों को स्टडी किया था और वैसे सेम निशान पेरू में भी देखे गए थे। ऑप्टिमस फैसला करता है कि वो दूसरे टुकड़े को ढूंढकर वापस अपने प्लेनेट पर लौट जाएंगे। वो किसी भी इंसान को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, पर नोआ भी उसके साथ चलने की जिद करता है क्योंकि वो अपने प्लेनेट को बचाना चाहता था। नोआ इसके बाद अपने भाई को आखिरी बार अलविदा कहने जाता है क्योंकि उसे लगा कि वो दोबारा कभी वापस ना लौट पाए। क्रिस को पता चल गया था कि उसके पास एक रोबोट है, वो उन लोगों के साथ चलना चाहता था, पर नोआ उसे बताता है कि इसमें बहुत खतरा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी एक दूसरे ऑटोबॉट की मदद लेते हैं जो खुद को एक प्लेन में कन्वर्ट कर सकता था। ऑप्टिमस बम्बल बी की बॉडी को अपने साथ ले जाता है क्योंकि एक बार वो अपने प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं तो वो उसे फिर से जिंदा कर सकते थे। नोआ एलिना से कहता है कि हम उस की के मिलते ही उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि स्कर्ज उन्हें जोड़कर यूनिक्रॉन को अर्थ पर ना बुला सके। एलिना उसे कहती है कि फिर तो इससे ऑटोबॉट्स भी अपने प्लेनेट पर नहीं पहुंच पाएंगे, पर नोआ को इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने घर की चिंता थी। इसके बाद वो सभी पेरू पहुंचते हैं जहां पर ऑप्टिमस ने अपने जैसे और भी ऑटोबॉट्स को पहले से ही तैनात कर रखा था। वो उन्हें बताते हैं कि जहां वो जाना चाहते हैं वो एक चर्च है जो शहर के बीचों बीच था, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये थी कि आज पेरू के लोगों का कोई फेस्टिवल था जिसकी वजह से हजारों लोगों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हुई थी। नोआ और एलिना भेस बदलकर उन लोगों के बीच में घुल मिल जाते हैं और ऑटोबॉट्स उन्हें चारों ओर से घेर कर उनकी सुरक्षा कर रहे थे। हम देखते हैं कि टेराकोस भी वहाँ पर पहुँच गए थे और वो अपने कुछ रोबोट्स को उन्हें मारने के लिए भेजते हैं। एलिना उस चर्च के पत्थरों पर वैसे ही निशान देखती है जैसा उस स्टैचू पर था। वो जब कुछ पत्थरों को घुमाकर उन्हें उनकी सही पोजीशन पर लाते हैं तो वहाँ पर एक खुफिया दरवाजा खुलता है जो बहुत गहराई तक जा रहा था। जब वो दोनों उसके अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मंदिर था, पर उन्हें कहीं भी उस की का दूसरा टुकड़ा दिखाई नहीं देता। स्कर्ज के रोबोट ने उन्हें ढूंढ लिया था और वो उनके ऊपर हमला करते हैं। नोआ मिराज से मदद मांगता है, जिसके बाद सभी ऑटोबॉट्स उन्हें बचाने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। टेराकोस ऑप्टिमस को खत्म करने के लिए उसका पीछा कर रहे थे और वो सभी ऑटोबॉट्स उनसे जान बचाकर भाग रहे थे। लेकिन जब ऑप्टिमस प्राइम स्कर्ज के ऊपर बम्बल बी का भैंस देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है, पर एरेजर उनके बीच के रास्ते को तोड़ देती है, जिससे ऑटोबॉट्स को भागने के लिए थोड़ा समय मिल जाता है। लेकिन इसी बीच स्कर्ज ने एरेजर के अंदर एक टेराकोनियन वायरस इंजेक्ट कर दिया था। नोआ और एलेना एक झरने से होते हुए उन गुफाओं से बाहर निकलते हैं, पर जैसे ही वो बाहर आते हैं हम देखते हैं कि ऑप्टिमस प्राइमल और उसके बाकी साथियों ने उन्हें पकड़ लिया था।
जब ऑटोबॉट्स उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं तो वो उन लोगों पर भी हमला करते हैं। इससे पहले वो एक दूसरे को मार देते, वहाँ पर एरेजर आकर उन्हें रोक लेती है। ऑप्टिमस प्राइम को पता चलता है कि वो उन्हीं में से एक है जो उसकी की रक्षा कर रहे थे। वो सभी एक दूसरे से माफी मांगते हैं और प्राइमल उन्हें उसकी के पास ले जाता है। प्राइमल उन्हें बताता है कि अगर वो चाहते तो उसकी की मदद से वापस अपने प्लेनेट पर लौट सकते थे, पर ऐसा करते ही यूनिक्रॉन को उनकी लोकेशन का पता चल जाता। इसीलिए उन्होंने अर्थ को ही अपना घर मान लिया और वापस लौटने का कभी सोचा ही नहीं। ऑप्टिमस को पता चलता है कि वो सभी इतने सालों से इंसानों के साथ मिलजुल कर रह रहे थे और वो इंसानी थे जो उसकी के दूसरे टुकड़े की रक्षा कर रहे थे। प्राइमल को लगा कि ऑप्टिमस शायद उतना जिम्मेदार लीडर नहीं है जितना कि उसने उम्मीद की थी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर जाने की सोच रहा था। उसे दूसरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो बम्बल बी की बॉडी को एक पत्थर पर रख देते हैं। वो कोई आम पत्थर नहीं था। अगर उसे चार्ज किया जाता तो उसके अंदर से ऐसी एनर्जी निकलती जो बम्बल बी को जिंदा कर सकती थी, पर पृथ्वी पर ऐसा कुछ कर पाना इम्पॉसिबल था। नोआ एलिना से कहता है कि अब हमें वो की मिल चुकी है तो हमें उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, पर वो उसे कुछ देर और रुकने के लिए कहती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो टेराकोनियन वायरस एरेजर की बॉडी को धीरे धीरे अपने काबू में कर रहा था। अगली सुबह जब एलिना उसके पास जाती है तो हम देखते हैं कि एरेजर पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। वो उसके ऊपर हमला करती है, पर ऑप्टिमस एलिना को बचा लेता है। वो एरेजर को खत्म करने वाला था, पर प्राइमल उसे ऐसा करने से रोक लेता है। स्कर्ज ने भी उन्हें ढूंढ लिया था। प्राइमल नोआ को उसकी को वहाँ से ले जाने को कहता है, पर नोआ सिर्फ और सिर्फ उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता था ताकि उसका प्लेनेट बचा रहे। वो जैसे ही उसे तोड़ने वाला था, ऑप्टिमस उसे ऐसा ना करने की रिक्वेस्ट करता है। एलिना भी उसे ऐसा करने से मना करती है, जिसके बाद नोआ उसकी को डिस्ट्रॉय नहीं करता। एलिना जैसे ही उसकी को उठाती है, एरेजर उसे अपने साथ उड़ा ले जाती है। प्राइमल उसका पीछा करता है और हम देखते हैं कि अब उसकी का दूसरा टुकड़ा भी स्कर्ज के हाथ लग गया था। एरेजर प्राइमल से कहती है कि उसे मुझे खत्म करना होगा, क्योंकि वो ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं सकती। प्राइमल के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो दिल पर पत्थर रखकर एरेजर को अपने हाथों से कुचलकर मार देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्कर्ज उन दोनों कीज को जोड़कर पोर्टल्स को खोलने की तैयारी करता है ताकि यूनिक्रॉन दूसरी गैलेक्सी से इस गैलेक्सी में आ सके। ऑप्टिमस और नोआ को एहसास होता है कि वो दोनों अपने अपने घर के लिए लड़ रहे थे, जबकि उन्हें एक साथ मिलकर स्कर्ज का सामना करना चाहिए था। नोआ बस ऐसे ही बैठे बैठे अपने प्लेनेट और अपने भाई को मरने नहीं देना चाहता था। इसीलिए वो सभी को एक बार फिर से इकट्ठा करता है और वो स्कर्ज को रोकने के बारे में सोचने लगते हैं। प्राइमल उन्हें बताता है कि उस ट्रांसवॉर्प की को रोकने के लिए बहुत सारे कोड्स डिजाइन किए गए थे ताकि उसे मल्टीवर्स में किसी भी तरह की गड़बड़ी के दौरान रोका जा सके, लेकिन उन कोड्स को भी उस की तरह अलग अलग बांट दिया गया था, जिसके बारे में सिर्फ एरेजर को पता था, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। एलिना को याद आता है कि उस की का पहला टुकड़ा जिस स्टैचू में मिला था उस पर कुछ निशान छपे हुए थे और वैसे ही कुछ निशान उन मंदिरों में भी थे। वो जब उन्हें जोड़ती है तो एक अजीब सा पैटर्न निकल कर आता है, जिसे देखते ही प्राइमल समझ जाता है कि ये वही कोड है जिसकी मदद से वो उस पोर्टल को खुलने से रोक सकते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि टनल से होते हुए नोआ और एलिना उस की के पास पहुंचकर उसे डीएक्टिवेट करेंगे और मैक्सिमस और ऑटोबॉट्स दोनों मिलकर स्कर्ज की आर्मी का ध्यान भटकाएंगे। इसके बाद वो सभी उस वोल्केनो पर जाते हैं जहाँ से स्कर्ज उस पोर्टल को खोलने वाला था। स्कर्ज जब देखता है कि वो उन्हें अभी भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अपनी पूरी आर्मी को उन्हें खत्म करने के लिए भेज देता है। हम देखते हैं कि प्राइमल्स अपने जानवरों के अवतार को छोड़कर अपने असली रूप में आ जाते हैं और उन सभी के बीच में बहुत लड़ाई होती है। दूसरी ओर मिराज उन दोनों को टनल से होते हुए उसकी तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। मिराज जब देखता है कि उसके सभी साथी स्कर्ज से बहुत बुरी तरह मार खा चुके थे तो वो उससे अकेला लड़ने जाता है। तो उसके पास खुद को मल्टीप्लाई करने की पावर्स थी, जिसकी मदद से वो स्कर्ज से काफी देर तक फाइट करता है, पर वो अकेला उसे रोकने के लिए काफी नहीं था। जब स्कर्ज नोआ को उसकी की ओर जाते हुए देखता है तो वो उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी मिराज उसके सामने आ जाता है। उसे बचाने के लिए वो स्कर्ज के सारे अटैक्स को अपने ऊपर झेल रहा था और आखिर में एक ब्लास्ट के साथ मिराज मर जाता है। हम देखते हैं कि ऑप्टिमस प्राइम और सभी मैक्सिमल्स स्कर्ज की आर्मी के सामने कमजोर पड़ रहे थे। नोआ ने तो ये मान लिया था कि अब वो जीत नहीं सकते, पर तभी उसे मिराज पर लगे एक वॉकी टॉकी से क्रिस की आवाज आती है। वो उससे पूछता है कि क्या वो लोग जीत गए, पर नोआ उससे माफी मांगता है क्योंकि अब वो अकेले नहीं लड़ सकता था। पर तभी हम देखते हैं कि मिराज एक बार फिर से जाग जाता है। इस बार उसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो सके।
वो नोआ से कहता है कि अब से तुम मुझे कंट्रोल करोगे, और वो अपनी बची हुई एनर्जी से उसके लिए एक आर्मर बनाता है। हम देखते हैं कि वो पोर्टल खुल गया था और यूनिक्रॉन अपनी आर्मी को उस पोर्टल की मदद से अर्थ पर भेजता है। नोआ स्कर्ज से लड़ाई करता है, पर उसका आर्मर इतना पावरफुल नहीं था कि वो स्कर्ज का सामना कर सके। उसका साथ देने के लिए ऑप्टिमस और प्राइमल दोनों ही नोआ के पास आते हैं और वो सभी मिलकर स्कर्ज का सामना करते हैं। दूसरी तरफ हम एलिना को देखते हैं, जो उसकी तक पहुंचने ही वाली थी, पर तभी एक रोबोट उसके ऊपर हमला करता है और वो धधकते हुए वोल्केनो में गिरने से बाल बाल बचती है। हम देखते हैं कि उस पोर्टल के खुलने से एक एनर्जी वेव निकल रही थी, जिससे वो स्टोन शाइन करने लगते हैं, जिस पर बम्बलबी की बॉडी को रखा गया था। नोआ को स्कर्ज की आर्मी ने चारों ओर से घेर लिया था और ऑप्टिमस को उसके रोबोट्स नोच नोच कर खा रहे थे। लेकिन तभी हम उनकी ओर एक प्लेन को आते हुए देखते हैं, जिसके अंदर से बम्बलबी निकलता है और वो स्कर्ज की आर्मी पर हमला करके ऑप्टिमस को बचा लेता है। बम्बलबी उस स्टोन से निकलने वाली एनर्जी से दोबारा जिंदा हो गया था। जब ऑटोबॉट्स उसे देखते हैं तो उनके अंदर एक बार फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत आती है। दूसरी तरफ एलिना उस की तक पहुंच गई थी और वो देखती है कि उस कंसोल का इंटरफेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। वो उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती है और इसी बीच सभी ऑटोबॉट्स स्कर्ज पर बारी बारी हमला करके उसे कमजोर कर देते हैं। जब स्कर्ज देखता है कि एलिना उस पोर्टल को बंद करने वाली है, तो वो मरने से पहले उस कंसोल को ही तोड़ देता है ताकि उस कोड को एक्सेस ना किया जा सके। हम देखते हैं कि यूनिक्रॉन उस पोर्टल से होता हुआ अर्थ से बस टकराने ही वाला था, पर तभी ऑप्टिमस फैसला करता है कि वो उस की को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। वो बम्बलबी को सभी को वहाँ से ले जाने को कहता है और उनके जाते ही वो उस की को तोड़ देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वो पोर्टल धीरे धीरे बंद हो रहा था, पर उससे होने वाले इम्प्लोजन से सभी चीजें दूसरी गैलेक्सी में खींची चली जा रही थी। ऑप्टिमस प्राइम भी उस पोर्टल की एनर्जी में फंस गया था और उसी ओर खींचा जा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नोआ उसका हाथ पकड़ लेता है। ऑप्टिमस उसे कहता है कि वो उसे छोड़ दे, नहीं तो वो भी मारा जाएगा, पर नोआ उसका हाथ नहीं छोड़ता। हम देखते हैं कि जैसे ही प्राइमल का हाथ फिसलता है, तुरंत ही प्राइमल उसे पकड़ लेता है और वो तीनों इम्प्लोजन से बाहर निकल जाते हैं। वो सभी बहुत खुश थे कि उन्होंने अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया, पर अब ऑटोबॉट्स दोबारा कभी अपने घर नहीं जा सकते थे। ऑप्टिमस ने ये फैसला कर लिया था कि अब से वो प्राइमल के नक्शे कदम पर चलेगा। वो नोआ से वादा करता है कि जब तक वो जिंदा है, वो मरते दम तक इंसानों की रक्षा करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्सिमस दोबारा से उन जंगलों में कहीं छुप जाते हैं। नोआ अपने घर अपने भाई के पास लौट आता है, पर उसकी मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसे अपने भाई के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो फिर से नौकरी की तलाश में निकल जाता है। हम देखते हैं कि एलिना ने पेरू में जिस प्राचीन मंदिर की खोज की थी, उसकी वजह से वो बहुत फेमस हो गई थी और सभी न्यूज चैनल्स पर छाई हुई थी। नोआ जब जॉब इंटरव्यू के लिए बैठता है, तो हमें पता चलता है कि जो आदमी उसका इंटरव्यू ले रहा था, वो कोई आम आदमी नहीं था। वो नोआ के बारे में सब जानता था कि कैसे उसने अपने ऑटोबॉट्स दोस्तों के साथ मिलकर पूरी दुनिया को बचाया। नोआ को पता चलता है कि वो आदमी टॉप सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करता था और वो कहता है कि उन्हें उसके जैसे लोगों की ही जरूरत है। हमारे प्लेनेट पर और भी खतरे मंडरा रहे हैं, जिनका सामना वो अकेले नहीं कर सकते। वो नोआ से कहता है कि उसका साथ देने के बदले वो उसके भाई क्रिस के ऑपरेशन का सारा खर्चा उठाएंगे और दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर उसका इलाज करेगा। वो नोआ को एक कार्ड देता है और जब नोआ उसे पलटता है तो उस पर GI जो लिखा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि नोआ अपने गराज में एक पुरानी जंग लगी कार को लेकर आता है, पर हमें पता चलता है कि वो कार कोई और नहीं बल्कि मिराज था, जिसे ऑप्टिमस प्राइम ने फिर से ठीक कर दिया था। इसी के साथ ट्रांसफॉर्मर्स की ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।